नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत दिनों से हल्ला मच रखा था, सर पहली बुक कब कराओगे, बुक फर्स्ट कब कराओगे, बुक फर्स्ट कब कराओगे। आज वही पहली बुक का पहला अध्याय मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की एक नई किताब, एक नई दुनिया में अब हम लोग चलने जा रहे हैं। अभी तक जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा ना, आप लोगों ने कहीं ना कहीं छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। आपने 6th में पढ़ा होगा, आपने 7th में पढ़ा होगा, आपने 8th में पढ़ा होगा। आपने संविधान का नाम आपने 6th 7th 8th में सुना होगा। आपने बाबा साहब अंबेडकर का नाम, महात्मा गांधी का नाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये नाम आपने बचपन से सुनते हुए आ रहे हो। पर अब इस किताब में हम नए लोगों के नाम और जानेंगे, जैसे कि सुकरात कौन था, अरस्तु कौन था। मतलब गजब की ये किताब है और इस गजब की किताब को अपन बिल्कुल गजब तरीके से करने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे पहला अध्याय है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, उसका लेक्चर नंबर 1 है। चलिए जानते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ महापुरुषों की तस्वीरें लगाई हैं, जैसे ये हमारे बापू हैं, महात्मा गांधी जी हैं, ये अरस्तु हैं, ये सुकरात हैं और ये बाबा साहब अंबेडकर हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, हम बात करेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम ही इंट्रोडक्शन है। देखिए सोचिए कितना बढ़िया चैप्टर है, इंट्रोडक्शन नाम रखा है, जानना ज्यादा कोई बड़ी चिंता ना और कुछ। इंट्रोडक्शन क्यों, परिचय क्यों? देखिए परिचय कब दिया जाता है, जब आप सबसे पहले जब किसी से मिलते हो। जैसे मान लीजिए कोई एक नया व्यक्ति आया और मैं उससे मिलना चाहता हूं, तो मैं मिलूंगा, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, वो अपना इंट्रोडक्शन देगा। पर ऐसा तो नहीं है रोज मिल रहे रोज इंट्रोडक्शन दे कि हाँ हाँ भैया मैं ये हूं आप ये हो, नहीं। परिचय पहली बार दिया जाता है। यहां पे चैप्टर का नाम ही परिचय रखा गया है। क्यों? क्योंकि पहली बार आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, पहली बार आप लोग पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में आप पहली बार पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे राजनीति क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग सोचते हैं कि राजनीति जो हम सोच रहे हैं ना वो नहीं है, हम जो सोचते हैं वो बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअल में 11th 12th मैंने जब कॉमर्स से करी और उसके बाद मैंने आकर के पॉलिटिकल थ्योरीज की किताब पढ़ी ना, मुझे खुद को तब पता चला यार जो मैं सोचता था वो तो राजनीति थी नहीं। तो फिर राजनीति थी क्या? अब समझ में आता है कि राजनीति क्या है, तो उसको मैं आपको भी समझाऊंगा। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, अभी जो पॉलिटिकल थ्योरी वाली किताब है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या हमें पढ़ना है, क्या समझना है। राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना, ये बात भी समझेंगे कि सिद्धांत और व्यवहारों में क्या अंतर है, उसको कैसे उतारा जाए वो भी जानेंगे। और फिर फाइनली हम पढ़ेंगे कि हमारे राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। सवाल हमेशा ये आता है, वाई, क्यों पढ़ना चाहिए। आप भी यही सोचते होंगे कि हम 11th में क्यों पढ़े, हम 12th में क्यों पढ़े। ठीक है, हमेशा हमारा एक क्वेश्चन रहता है ये क्यों, वाई। तो वो वाई यहां पर भी है कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए। चलिए जानते हैं कि आज चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है। आज हमारा लेक्चर रहेगा सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन, या जिसे हम लोग कहते हैं परिचय। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और आज के लेक्चर को। परिचय या इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो मैं आपको इस किताब की जानकारी देता हूं, किताब से मिलाता हूं। हम लोगों की किताब का नाम है राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी। सबसे पहले आप इस किताब को समझिए, किताब के नाम को समझिए। अगर आप किताब का नाम समझ गए ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप काफी कुछ इस किताब के बारे में जान जाएंगे। पॉलिटिकल या राजनीतिक का नाम आप सुनते ही आपको बहुत खुशी होती है, आप सोचते हो हम तो पॉलिटिकल के स्टूडेंट है तो हमें बहुत कुछ आता है। थ्योरी के बारे में आप समझा दीजिए सर, सिद्धांत क्या होते हैं वो सिद्धांत समझा दीजिए, थ्योरी समझा दीजिए। देखिए आप लोगों ने क्लास 10 तक साइंस पढ़ी होगी, ठीक है ना, और आज भी आपके जो दोस्त होंगे वो 11th 12th में साइंस पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आप थ्योरी और प्रैक्टिकल आप बहुत अच्छे से जानते हो। थ्योरी क्या होता है जो हम किताबों में पढ़ लेते हैं, ऐसा 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 ऐसा। प्रैक्टिकल उसको जब रियल लाइफ में करते हैं, मतलब व्यवहार में जब उसको लेकर के आते हैं। जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि इसको में मिला देंगे तो भम चिक भम फूट जाएगा। फिर वो प्रैक्टिकल लेबोरेटरी लैब में आप जाया करते थे, उसको इसमें मिलाया करते थे और वो भम फोड़ दिया करते थे। तो वो क्या था? प्रैक्टिकल था। पर उस प्रैक्टिकल के लिए आपने पहले क्या करा? थ्योरी को पढ़ा कि हाँ भैया ये ऐसा ऐसा करना है, और फिर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारा। तो हम लोग क्या पहले हमेशा थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हम उसको प्रैक्टिकल करते हैं। पर अब आप कहोगे कि सर हमें पॉलिटिकल साइंस में, हमें आर्ट्स वाले बच्चों को प्रैक्टिकल करने की क्या जरूरत है, और ज्योग्राफी में तो चलो फिर भी होता है, पॉलिटिकल साइंस में प्रैक्टिकल का क्या काम आ गया? तो देखो वही हम यहां से सीखेंगे। पॉलिटिकल जब थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यहां पर हम कुछ विचार पढ़ेंगे, हम कुछ आइडियाज पढ़ेंगे, हम यहाँ पे कुछ विचार पढ़ेंगे, आइडियाज पढ़ेंगे। और जैसा बहुत सी बार आपने सुना होगा सिद्धांत, ये मेरे जीवन के सिद्धांत है, मतलब ये मेरे प्रिंसिपल्स है। और वो प्रिंसिपल्स, वो सिद्धांत कहां से बने हैं? मेरे विचारों से, मेरे आइडियाज से वो सिद्धांत बनते हैं, वो प्रिंसिपल्स बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलता, ये मेरा सिद्धांत है, मेरा प्रिंसिपल है।
तो ये प्रिंसिपल कैसा है कि मेरे विचारों से मैंने अलग अलग किताबें पढ़ी, मेरा विचार बना कि नहीं यार व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो सिद्धांत क्या है थ्योरी, और थ्योरी क्या है आइडियाज के बारे में। और ये आइडियाज, ये जो विचार, ये जो थॉट्स हैं, ये हम किसके विचारों के बारे में पढ़ेंगे, कौन से विचार के बारे में पढ़ेंगे? जो बड़े बड़े व्यक्ति है ना, महान जो व्यक्ति है, जो व्यक्तित्व है, उन्होंने जब अपने विचार प्रकट करे उन विचारों के बारे में हमें पढ़ना है। उन्होंने ऐसे कौन से विचार प्रकट कर दिए सर जो उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ रहा है? तो वो हमें बताएंगे कि स्वतंत्रता क्या होती है। अभी तक हम लोग हवा में ही हैं, मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिस दिन आपका इस किताब का 10वां चैप्टर खत्म होगा ना, बहुत कुछ चीजों को लेकर के आपकी सोच बदल जाएगी कि स्वतंत्रता क्या है। आप किसी चीज को स्वतंत्रता मान रहे हो, बता रहे हैं एक्चुअल में स्वतंत्रता ये है। हम लोग समानता किसी चीज को मान रहे हैं, पर ये मानते समानता ये। आपको न्याय की, जस्टिस की एक सही परिभाषा मिलेगी, आपको सामाजिक न्याय की एक सही परिभाषा मिलेगी। अलग अलग महापुरुषों के, अलग अलग विद्वानों के विचार अब हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं। एक एक विशेष मुद्दों पर हम विचार पढ़ेंगे कि एक्चुअल में समानता है क्या, एक्चुअल में स्वतंत्रता है क्या, एक्चुअल में जस्टिस न्याय है क्या। ऐसे विचारों पर हम अनेकों महापुरुषों के विचार पढ़ने जा रहे हैं। और उन विचारों से मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आप भविष्य में कलेक्टर बने या ना बने, आप बेहतर पोस्ट पे पहुंचे या ना पहुंचे, पर मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप एक बेहतर व्यक्ति बन जाएंगे। और यही मेरा जीवन का लक्ष्य है कि आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाना। आपको ह्यूमैनिटीज, आपको आर्ट्स सब्जेक्ट लेने का अगर सबसे बढ़िया फायदा मिलेगा ना, वो ये मिलेगा कि आप जीवन में बेहतर व्यक्ति बनेंगे, आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। जब कहीं पर बात हो रही होगी तो आप अपने विचार प्रकट करेंगे, अपने विचार बताएंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि साइंस वाले ये नहीं कह सकते कि 2 मॉलिक्यूल में 2 मॉलिक्यूल मिला के भर दो वो वहां पे चाय की दुकान पे ये बात नहीं कर सकते, पर आप कर सकते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री ये बनेंगे, ये इस प्रकार से जीत करके जाएगा, तब प्रधानमंत्री बन पाएगा। आपके जो विचार है ना, वो विचार बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाएंगे। जब कोई बात करेगा फ्रीडम की, यार ये फ्रीडम ऐसे दे दी, गलत है, ये फ्रीडम ऐसे नहीं देना, फिर आप एक्चुअल में बताओगे कि स्वतंत्रता होती क्या, एक्चुअल में फ्रीडम होती क्या। आप उन चीजों को, मतलब जो चीजें बिल्कुल एक छोटी सी है, आप उनको बहुत बड़ी कर दोगे, बिल्कुल गहराई में जाकर के आप उन चीजों को समझा दोगे लोगों को। तब उस समय आपकी जो लेवल ऑफ रेस्पेक्ट है ना, वो बिल्कुल हाई लेवल पर होगी। आप जितना टॉपिक के गहराई में जाएंगे ना, उतना ही मान लीजिएगा कि आपका जो रेस्पेक्ट लेवल है वो उतना हाई जाता जाएगा। और ये जो रेस्पेक्ट लेवल हाई बढ़ाने का तरीका है ना, वो ह्यूमैनिटीज ही देता है, आर्ट्स के सब्जेक्ट ही अपन को देंगे। और उसमें पॉलिटिकल थ्योरी हमें देगा। हमने क्लास 10 तक पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। परंतु क्या है कि हम लोगों ने संविधान के बारे में पढ़ा, हमने भारत की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो देखिए क्या होता है कि जो पूरा सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो रबड़ की तरह है बच्चों। रबड़, इलास्टिक रबड़ देखा आप लोगों ने? इलास्टिक रबड़ में क्या होता है, धीरे 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 उसको यूं खींचा जाता है। मतलब इसका मतलब क्या कहना चाहते हो सर आप? मैं ये कहना चाहता हूं, पहले आपने थोड़ा सा संघवाद पढ़ा, ठीक, थोड़ा सा खींचा, अब संघवाद का पूरा लंबा चौड़ा चैप्टर पढ़ रहे हो। थोड़ी सी कार्यपालिका पढ़ी, अब उसको कार्यपालिका का लंबा चौड़ा चैप्टर पढ़ रहे हो। इसी प्रकार से आप 10 तक अब कुछ भी नहीं पढ़ करके आए, कोई बात नहीं। अब पॉलिटिकल थ्योरी को हम धीरे 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 खींचते जाएंगे, एक लंबी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे। और ये पॉलिटिकल थ्योरी की किताब अगर आपने आज पढ़ ली ना, आपके कॉलेज का फर्स्ट ईयर का, मैं आपको बता देता हूं कि फर्स्ट ईयर में आपके कौन कौन सी किताबें चलती हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में पहली किताब होगी आपकी पॉलिटिकल थ्योरी की, फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल थ्योरी। दूसरी होगी महापुरुषों के विचार, जिसमें भारतीय जितने भी महापुरुष है, बाबा साहब अंबेडकर, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय, उनके विचारों के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। सेकंड ईयर में क्या पढ़ेंगे? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपकी दूसरी किताब है, और वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर जिसे मैं कहता हूं, फाइनल ईयर में अपन लोग क्या पढ़ेंगे? इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, कि भारत के चाइना के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, भारत के ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ कैसे संबंध होने चाहिए। इस प्रकार से आप पूरा जो ज्ञान है ना कहीं आपको इसका 90% जो नॉलेज है वो आपको 11th-12th में ही मिल जाएगा। 11th-12th की किताबें अगर आपने बहुत अच्छे से, बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से कर ली ना, आप मान लीजिएगा कि आप कॉलेज के पेपर बहुत बेहतरीन तरीके से देकर के आ सकते हो। कोई समस्या नहीं होगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसलिए आज ही इस किताब को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और यह किताब इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर इस किताब का आपने एक एक पॉइंटों को समझ लिया ना बच्चों, तो आप जो संविधान वाली किताब है ना, उसमें भी आपको हेल्प होगी। जैसा कि हम कहते हैं कि पहला जो हमारा मौलिक अधिकार है वो समता का अधिकार है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता की अब एग्जैक्ट डेफिनेशन अपन को यहां से मिलेगी।
ठीक है, समानता की एग्जैक्ट डेफिनेशन यहां से मिलेगी, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता है क्या, यहां से आपको डेफिनेशन मिलेगी। अब हम अलग अलग महापुरुषों के विचार पढ़ेंगे कि ये स्वतंत्रता को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, तो आप वहां लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस मैन, ठीक है ना, इनके अनुसार स्वतंत्रता ये होती है, इनके अनुसार स्वतंत्रता ये होती है, और फाइनली एक निष्कर्ष निकाल करके कि भैया स्वतंत्रता ये होती है। सच में बहुत इंटरेस्टिंग किताब ये है, और इसकी जो जर्नी है ना हमारी, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो पॉलिटिकल थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थ्योरी, सिद्धांत पढ़ेंगे, उन आइडियाज को, उन विचारों को पढ़ेंगे। अब आप पूछोगे सर फिर अपन प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, अपन प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? भैया पूरा का पूरा समाज जो चल रहा है वो सामाजिक विज्ञान पे ही चल रहा है। प्रैक्टिकल कैसे? जैसे मान लीजिए आप चाय पीने गए, आपने देखा यार वहां पे छोटा बच्चा काम कर रहा है। अब आप देखते हो यार मैं इस उम्र में स्कूल जा रहा हूं, ये यहाँ काम करता है, समानता का अधिकार के विरुद्ध है। समानता क्या है कि हम दोनों को पढ़ने का बराबर अधिकार मिलना चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है। शोषण क्यों? क्योंकि उस बच्चे का तो मना कर रखा है कि ये ऐसा काम नहीं कर सकता। तो आपने थ्योरी कहीं पर पढ़ी थी कि भैया समानता का अधिकार, क्या पढ़ा था? थ्योरी पढ़ी थी ना थ्योरी। अब उस थ्योरी को आप प्रैक्टिकल करो, चाय की दुकान के मालिक को जाके बोलो भैया ये गलत कर रहा हूं, समानता का अधिकार है इस बच्चे के पास, इसको पकड़ के ले जाओ और स्कूल डालो। तो आपने उस चीज को क्या करा? प्रैक्टिकल करा, आपने उसको प्रैक्टिस। अब भी हम लोगों ने जब चैप्टर फ्लो पढ़ा तो मैंने आपको क्या बताया कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसको व्यवहार में कैसे लाना है। व्यवहार का मतलब है बिहेवियर, कि आप जो डे टू डे लाइफ है उसमें आप उनको कैसे लेकर के आते हो। जैसे मान लीजिए मैं एक बात कहता हूं कि हमें किसी के भी साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, रंग, आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये मैंने पढ़ा है और ये 5 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं जीवन में हमेशा हर बच्चों को ये कहता हूं कि आपको जो बनना हो वो बनना, पर बेहतर व्यक्ति जरूर बनना। अब मान लो मैं ही ये बोलूं कि नहीं यार ये तो इस धर्म का है, ये इस जाति का है, ये ऐसा है वैसा है, मैं ही अगर डिस्क्रिमिनेट करूं, मैं ही भेदभाव करूं, तो फिर तो गलत बात हो जाएगी ना। मतलब जो थ्योरी मैंने पढ़ी है उस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मैं ना चलूं, अगर मैं उस व्यवहार में ना करूं, तो फिर मेरा व्यवहार क्या होगा? गलत होगा, मेरा व्यवहार खराब होगा। तो ये जो राजनीतिक सिद्धांत जो हम लोग पढ़ेंगे, इनसे हमारा व्यवहार तैयार होगा, हमारा एक अच्छा व्यवहार तैयार होगा। आप समझोगे कि एक्चुअल में समानता क्या है और हमें किस प्रकार से समाज को समानता में लेकर के आना है और उसको किस प्रकार से बेहतर बनाना है। तो राजनीतिक जो सिद्धांत की किताब है ये हमें आइडियाज के बारे में बताएगी, ये हमें विचारों के बारे में बताएगी। अब हम लोग ये सोचते हैं कि ये राजनीतिक सिद्धांत, ये पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत कहां से हुई? पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत कहां से हुई? अब जैसे देखिए नाम में ही पॉलिटिकल है, ठीक है, तो पॉलिटिकल, तो हम पॉलिटिकल के स्टूडेंट है तो पॉलिटिकल्स तो आएगी। और यहां पर आप ये भी समझोगे, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि एक्चुअल में राजनीति होती क्या है। जिसे हम लोग राजनीति मानते हैं वह राजनीति है, कि मेरे साथ किसी ने भेदभाव करके वो आगे बढ़ गया, वो राजनीति है, ठीक है। कोई घोटाला हो रहा है, वो राजनीति है। ये क्या, ये सब कुछ राजनीति है, या अलग ही जो सोच है वो राजनीति? तो हम अलग सोच पे जाएंगे। तो पॉलिटिकल थ्योरी की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है, इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई है? देखिए राजनीतिक सिद्धांत, मैंने क्या कहा, सिद्धांतों की जो शुरुआत हुई है, वो सिद्धांत क्या बताते हैं? वो आइडियाज की बात करते हैं विद्यार्थियों। आइडियाज मतलब विचारों की बात करते हैं। और विचार कब आते हैं? जब व्यक्ति सोच समझ सकता है, जब व्यक्ति सोच समझ सकता है। अब आज आप में सोचने की शक्ति है। आप खुद सोचिए कि किसी व्यक्ति के साथ किसी आधार पे भेदभाव करना सही है? कि उसका रंग ऐसा है, उसकी जाति ऐसी है, उसका धर्म ऐसा है, वो इस लिंग का है, इस आधार भेदभाव करना तर्क संगत नहीं है, सही नहीं है, गलत है। क्यों यार? हमने चूज थोड़ी करा है, भगवान ने दिया और भगवान ने जो दिया वो सबको सही दिया। व्यक्ति सब एक समान है, और ये तो हमने बनाया ना, ये ऊंचा, ये नीचा, ये ऐसा, ये वैसा। तो हम क्या सोच विकसित करते हैं। और ये जो सोचने की जो पावर है ना विद्यार्थियों, ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? ह्यूमन बींग्स के पास है। ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के पास। अब इन ह्यूमन बींग्स, ये जो मानव है ना, ये मानव दो रूप से पूरी दुनिया से अलग है। दो रूप कैसे? एक तो इनके पास विवेकशीलता है। विवेकशीलता का मतलब होता है ये सोच समझ सकते हैं, ये जो भी काम करते हैं वो विवेक के साथ करते हैं। विवेक कोई व्यक्ति नहीं है, विवेक का मतलब होता है सोच समझ करके काम करते हैं। मतलब ये किसी भी विचार को, किसी भी मुद्दे को पक्ष विपक्ष, उसके तर्क संगत सोच समझ करके उस पर कोई फैसला लेते हैं कि हाँ भैया ये काम बिल्कुल सही। बस सोचने की पावर हमारे पास होती है। परंतु एक बात बता देता हूँ, ह्यूमंस ने अपनी सोचने का पावर का, अपने दिमाग का जितना इस्तेमाल करा ना, उससे उतना सत्यानाश भी करा है। आप दुनिया के किसी भी एरिया में चले जाइए, कहां पर आपको भेदभाव नहीं मिलेगा। आप अमेरिका जाइए, रंग के आधार पर भेदभाव, ऑस्ट्रेलिया जाइए, रंग के आधार पर भेदभाव है, ठीक है। बाकी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे फीमेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। इंडिया में आप जानते ही जाति के आधार पर भेदभाव। ये सब कुछ कहां की देन है? इस दिमाग की देन है।
और दिमाग की क्यों? क्योंकि भैया हम सोच समझ सकते हैं। आपने कभी जानवरों में देखा है कि नहीं उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। बिल्ली, कुत्ता, कोई भी हो, वो ऐसा नहीं सोचता अरे यार इस जाति के घर वाले ने मेरे खाना डाला मैं नहीं खाऊंगा, हाँ, ये इस धर्म वाले ने डाला मैं नहीं खाऊंगा, वो खा के आ जाता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है ऐसा कि हाँ नहीं यार हम नहीं, वो मतलब ये उपज जो है ना वो इस दिमाग की है। मतलब जो विवेकशीलता है, जो सोच समझने का हमारे पास है ना, उसका हमने बेनिफिट भी लिए हैं तो हमने उसके नुकसान भी देखे हैं। तो विवेकशीलता है हमारे पास। अब एक बात मान लीजिए कि मैं सोचता बहुत अच्छा हूं, मैंने बहुत कुछ सोचा, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर अगर इस विवेकशीलता को, ये जो रीजंस मेरे पास है मेरे दिमाग में, अगर उन रीजंस को मैं अभिव्यक्त ना कर पाऊं, अभिव्यक्त ना कर पाऊं, अभिव्यक्त का मतलब क्या होता है कि आप अपनी बात को बता सके, एक्सप्रेस कर पाए। और ये अभिव्यक्त करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भाषा, लैंग्वेज। लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट। तो ह्यूमन बीइंग जो है ना, ये दो तरीकों से इंपॉर्टेंट है। इनके दो यूनिक फीचर्स हैं, एक तो विवेकशीलता, ये सोच समझ सकते हैं, और दूसरा इनकी भाषा होती है। जो उन्होंने सोचा है वो भाषा के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू लोगों में अभिव्यक्त करते हैं कि मेरे ये विचार है, मेरी ये आकांक्षा है, मैं ऐसा चाहता हूं, मैं ऐसा करना चाहता हूं, करना चाहती हूं। अब जब ये विवेकशीलता, जिन व्यक्तियों ने सोचा, बहुत समझ करके तर्क संगत विचार रखे, और फिर उन्होंने किसी ना किसी भाषा में कोई किताबें लिखी, उन्होंने कहीं पर कोई भाषण दिया, उन्होंने कहीं पर बच्चों को संबोधित करा, इन सब का आज हमें ज्ञान मिलने जा रहा है। ये सब का ज्ञान आज हमें मिलने जा रहा है। और वो ज्ञान जो हम पढ़ेंगे कहां पढ़ेंगे? राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल थ्योरी में आप पढ़ेंगे, अरस्तु के विचार पढ़ेंगे, आप सुकरात के विचार पढ़ेंगे, आप महात्मा गांधी, कौटिल्य के विचार पढ़ेंगे, आप बाबा साहब अंबेडकर के विचार पढ़ेंगे, आप अनेकों ऐसे महापुरुषों के विचार इस किताब में पढ़ने जा रहे हैं, जिनसे कि आपके भी विचार सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे, आपके भी विचार बेहतर हो जाएंगे। आप भी किसी एक बात को लेकर के 5 लोगों की बात कहकर के आप अपनी बात को वजन दे सकते हैं, आप अपनी बात को मूल्यवान बना सकते हैं, आप अपनी बात को कीमती बना सकते हैं। तो इस पॉलिटिकल थ्योरी की किताब को बिल्कुल भी बोरिंग नहीं समझना, इसको बिल्कुल कान, आंख, दिमाग, नाक सब कुछ खोल करके सुनना, कि भैया बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, बहुत मजा। मैं सही बता रहा हूं, आप इस किताब को पढ़ने के बाद आपका व्यवहार ही बदल जाएगा बच्चों, गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं आपको। लिखवा लो, चाहे आज आप पहले लेक्चर में कह रहा हूं, लिख लो आप इस बात को, गारंटी के साथ बदल जाएगा। किसी भी हाल में इसका एक लेक्चर भी नहीं छूटना चाहिए। बिल्कुल विस्तार से और विस्तृत में अपन एक एक चीज को गहराइयों में जाकर के पढ़ेंगे। मैं खुद कह रहा हूं, मेरे पास फर्स्ट ईयर की किताब पढ़ी, मैं उस फर्स्ट ईयर की किताब का इस्तेमाल कर करके आपको बिल्कुल गहराइयों में लेकर के जाऊंगा। और मेरी बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं, तो आप टॉपिक के जितनी गहराई में जाओगे उतनी ही आपकी समाज में लेवल ऑफ रेस्पेक्ट बढ़ेगी। क्योंकि जितना टॉपिक को आप गहराई से समझोगे, आप लोगों को, आपके विचार बेहतर होंगे, आप लोगों को समझाओगे, तो आपका लेवल ऑफ रेस्पेक्ट जो है वो समाज में हाई होता जाएगा। तो अपन को क्या ध्यान रखना है कि टॉपिक की गहराई में जाना है, क्योंकि हमें हमारा लेवल ऑफ रेस्पेक्ट हाई करना है। और हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि भगवान ने हमें व्यक्ति बना दिया है, पर्सनैलिटी पर्सन किसने बनाया? भगवान ने। और व्यक्तित्व अब हमें बनाना है, व्यक्तित्व वो है हमें बनाना है। पर्सन भगवान ने बनाया है और पर्सनैलिटी जो है अब हमें बनना है बच्चों। बिना पर्सनैलिटी बने प्राण भी नहीं निकलने चाहिए, ये बात ध्यान दे देता हूं। पर्सनैलिटी ऐसी कि अगर 5 लोग कहीं पर बैठे हो तो वो ये कहना चाहिए कि यार मैं उस फलाने ढीमका जैसा व्यक्ति बनना चाहता हूं, वो पर्सनैलिटी है। ठीक है ना? आज आप कहते हैं मैं उस जैसा बनना चाहता हूं, ठीक है, मैं उस, हमारे वो टीचर है उन जैसा बनना चाहता हूं, वो हमारे वो बड़ा जो एक्टर है उस जैसा बनना चाहता हूं, महापुरुष जैसा। बस वो पर्सनैलिटी वाला हमें है ना, वो मामला करना है, वो अचीव करना है। चलिए अब जानते हैं। आज मनुष्य 2 मामलों में अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब, होने का मतलब है यूनिक है। 2 मामलों में मनुष्य जो है यूनिक है। ठीक है, कौन कौन से? पहला विवेक, उसके पास सोच समझने की शक्ति है विद्यार्थी, सोच समझने की उसके पास शक्ति है, वो सोच समझ सकता है, हर चीज के पीछे रीजन दे सकता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी बात के पीछे रीजन देते हैं, अगर आप किसी बात के पीछे आइडियाज देते हैं, तो ही आपकी बात वैल्यूएबल होगी, नहीं तो वैल्यूएबल नहीं होगी। आप ऐसे हवा में बात करो, ये चीज गलत है, गलत है, गलत है, तो बता दो सही भाई क्यों गलत है, बताओ तो सही क्यों गलत है, कारण तो दो। कारण नहीं पता, बस गलत है, गलत है, गलत। बहुत से लोग क्या होते हैं, सरकारों का विरोध करते हैं, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बोले भाई क्यों? बोले मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बोले क्यों? बोले मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बोले पता नहीं पर मुर्दाबाद। कुछ ऐसे, सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले क्यों? बोले पता नहीं जिंदाबाद। रीजन नहीं है, रीजन नहीं। अगर रीजन नहीं है तो आपकी बात बिल्कुल ही सबसे घटिया बात होगी। रीजंस देना आपको सीखना होगा। वो विवेक जो है, वो विवेकशीलता मनुष्य में होती है, जानवरों में नहीं। तो इसलिए अब अपने यहां से वो भी कह सकते हैं, जो व्यक्ति रीजन ना दे फिर वो क्या होगा
चलो अब आप समझदार हो। व्यक्त करने की योग्यता, अब आप में व्यक्त करने की योग्यता भी होनी चाहिए। भाई आपने रीजन है, आपके पास रीजन है, अब उसको व्यक्त करने का तरीका भी तो होना चाहिए भाषा के द्वारा। आप भाषा में भी लैंग्वेज में जो आ जाता है, लैंग्वेज आती है, पर हमारे जो मोड है ना वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं लिख करके बता सकता हूँ, मैं बोल करके बता सकता हूँ, मैं पेंटिंग करके बता सकता हूँ, वो मेरे अलग अलग विचार हैं। व्यक्त करने की योग्यता, तो वो भाषा सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास साधन है। भाषा जानवरों की भी होती है, ठीक है, वो भी अपनी भाषा में बात करते हैं, पर हमारी भाषा थोड़ा सा सब समझ सकते हैं, ठीक है ना। भावना और आकांक्षा को व्यक्त कर सकता है, ठीक है। तो अब आपने जो विवेक से जो रीजन सोचा है, ये रीजन क्या है? ये आपका विचार है, ये आपके क्या है? विचार है। और इन विचारों से, ये जो विचार है ये आप कब एक्सप्रेस कर पाएंगे? ये जो आपकी भावनाएं हैं, आकांक्षा है, ये व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि आपके पास भाषा है, आपके पास बताने का तरीका है। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता के इन जुड़वा पहलुओं में होती है। अब राजनीतिक सिद्धांत की जड़, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत की मतलब अब अपन क्या कहें कि अगर पॉलिटिकल थ्योरी को ढूंढते 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 नीचे जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटिकल थ्योरी की जड़ें ना इन दो गुणों में ही है, विवेक और व्यक्त करने की योग्यता, मतलब भाषा, इन दो गुणों में ही है। मतलब राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें, मतलब ये राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति कहां हुई? इन दोनों गुणों से ही हुई है। इन दोनों गुणों में ही कहीं ना कहीं हमारा राजनीतिक सिद्धांत छुपा हुआ है। कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, ठीक है। अब कुछ खास प्रश्न है, उनका विश्लेषण, एनालिसिस किया जाता है कि ये प्रश्न क्यों, ऐसा क्यों। वो कौन कौन से प्रश्न आइए जानते हैं। समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, समाज को कैसे संगठित होना चाहिए। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं, कुछ लोगों ने रहना शुरू करा। अब रहना शुरू करा तो ठीक है, पहले तो एक आदि मानव वाला दौर था, पत्ते भी खा लिए, ये भी खा लिए, पर धीरे धीरे समाज को संगठित कैसे होना, कैसे रह सकता समाज, एक साथ कैसे रहेगा, किस प्रकार से उनमें एकता का जो भाव है वो बना रहेगा। हमें सरकार की जरूरत क्यों है? सरकार का मतलब क्या है कि जो शासन को चलाने वाला। देखो, अब आपने एक संगठित बना लिया, समाज को संगठित कर लिया, एक कर लिया। अब एक कर लिया तो एक कर लिया आपने पूरे समाज को, तो उनका कोई नेता भी तो होना चाहिए जिसकी बात हम सब माने। जैसे अगर आप लोग ट्राइबलों के बारे में पढ़ेंगे, आदिवासी समुदायों के बारे में पढ़ेंगे, तो वो लोग क्या है कि उनका एक मुखिया हुआ करता है कि भाई इस पूरे आदिवासी समुदाय का एक मुखिया है, जो कि जनरली जो उसमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग हुआ करते हैं वो बनते हैं। अब वो उनकी बात सब मानते हैं, तो एक तरीके से क्या हो गई, वो उनकी सरकार हो गई। तो हमें सरकार की क्या जरूरत है, हमें सरकार क्यों बनानी चाहिए, ये बात हम लोग राजनीतिक सिद्धांत में समझेंगे। सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, सरकार का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो कौन सा? लोकतंत्र है, गैर लोकतांत्रिक में राजतंत्र आ जाएगा, सैन्य शासन आ जाएगा, वो है। कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, धीरे धीरे वो भी सब जानेंगे। क्या कानून हमारी आजादी को सीमित करते हैं? अब हमने संविधान में पढ़ लिया, ये कानून वो कानून, संविधान का बताया ही मैंने। विधान मतलब कानून और स मतलब सर्वोच्च कानून, देश का सबसे बड़ा कानून। तो ये जो कानून है तो क्या हमारी आजादी को सीमित करते हैं? क्या हम पे लिमिट लगाते हैं, रोक लगाते हैं? जैसे हम लोग भी बहुत सी बार सोचते हैं 10 बजे बाद घर के बाहर हूँ, पापा का फोन आ गया, बेटा कब आ रहा है, फिर फोन, अरे यार ये घर वाले ही दुखी करते हैं, मेरी आजादी को ही खत्म करते हैं, रोक लगाते हैं बार बार। तो ऐसा क्या है, ये सच्चाई है कि क्या जो कानून होते हैं, जो रोक टोक होती है, वो हमारे आजादी को सीमित करती है, रोक लगाती है? राज्य सत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है? तो राज्य सत्ता का मतलब जो सत्ता पे राज कर रहे हो, मतलब जो सरकार है, तो उनकी क्या कोई नागरिकों के प्रति देनदारी है, मतलब नागरिकों के प्रति कोई जवाबदेही है? क्या पॉलिटिकल जो पावर में लोग बैठे हैं वो कभी नागरिकों को कुछ देंगे या सिर्फ और सिर्फ नागरिकों का ही शोषण करेंगे? क्या है ये भी जानेंगे। नागरिकों के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी होती है? अब आप भी इस देश के नागरिक हो, मैं भी इस देश का नागरिक हूं। हमारी मेरी आपके प्रति क्या देनदारी और आपकी मेरे प्रति क्या देनदारी? आप मेरे लिए क्या कर रहे हो, मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, ठीक है ना। तो एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी होती है। अब ये इतने सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों के हमें, ये बुनियादी सवाल, ये बेसिक सवाल है। समाज कैसे संगठित होना चाहिए, उसमें समाज को चलाने के लिए सरकार की क्या जरूरत है, कौन सी सरकार बेस्ट है, क्या कानून हमारी आजादी को सीमित करता है, क्या जो सत्ता है वो नागरिकों के प्रति क्या देनदारी है, और क्या नागरिकों की एक दूसरे के प्रति देनदारी। इसमें एक बात और लिखेगा कि मैं बोलता रहा हूं, ये बुक में नहीं, मैं ऐड करवा रहा हूं कि क्या नागरिकों की देश के प्रति क्या देनदारी, देश के प्रति क्या देनदारी, वो देश के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे देश प्रगति की ओर बढ़े। तो ये जो सारी बातें ना, अब ये सब क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने, सब पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है किताब पे। क्वेश्चन मार्क का मतलब है सवाल, और सवाल का जवाब मिलेगा, और जवाब कब मिलेगा, जब आप सोचोगे। तो सोचने की ताकत किसके पास है, सोचने की ताकत किसके पास है, मनुष्य के पास।
तो इनका जवाब कहां से मिलेगा? मनुष्य से मिलेगा। तो यही तो बात मैं आपको समझा रहा हूं कि राजनीतिक सिद्धांत की जो जड़ें हैं वो किसके पास है? मनुष्य के इन दो गुणों में ही छुपी हुई हैं। अब सवाल आता है वाई राजनीतिक सिद्धांत? क्यों पढ़ूं मैं राजनीतिक सिद्धांत? पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ूं? अब ये मत कहना सर कि हम 11th पास करनी इसलिए पढ़नी नहीं। क्यों पढ़े राजनीतिक सिद्धांत? कोई एक ठोस कारण दीजिए। तो आइए ठोस कारण भी देते हैं आपको। उद्देश्य, राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने का जो मुख्य उद्देश्य है, नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। देखिए, मुख्य जो उद्देश्य है हमें राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने का वो यह है कि नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों, ये जितने भी राजनीतिक प्रश्न अभी आप पढ़ करके आए हो ना, संगठित कैसे होना चाहिए, सरकार क्या जरूरत, सरकार का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, आजादी को सीमित करता है, देनदारी, ये सब कुछ, ये जितने भी राजनीतिक प्रश्न हैं उनके बारे में सोचने का एक तर्क संगत ढंग सोचने बताता है। तर्क संगत मतलब, तर्क मतलब क्या होता है? रीजन। रीजंस के साथ सोचने का तरीका आपको बताता है कि भैया ये कारण है, इस कारण आज हम लोग कहते हैं लोकतांत्रिक सरकारें दुनिया की सबसे बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे हम लोग कुछ रीजंस देते हैं, कुछ कारण हम लोग देते हैं। जब हम तुलना करते हैं राजतंत्र से और लोकतंत्र की, लोकतंत्र हमें बेहतर नजर आता है। जब हम तुलना करते हैं तानाशाही की लोकतंत्र की, हमें लोकतंत्र बेहतर नजर आता है। जब हम तुलना करते हैं सैन्य शासन की और लोकतंत्र की, हमें लोकतंत्र बेहतर नजर आता है। और वो बेहतर इसलिए नजर आता है क्योंकि हम उसके पीछे कुछ रीजंस दे रहे हैं, कुछ कारण दे रहे हैं, हम हवा में बात नहीं कर रहे। और आज आप भी एक सिद्धांत बना लीजिए जीवन में कि अगर आप पॉलिटिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको कभी हवा में बात नहीं करनी, तर्क के साथ आप बात करिए, आप रीजंस के साथ आप बात करिए। तो तर्क संगत ढंग से सोचना और सामयिक राजनीतिक घटनाएं, सामयिक राजनीतिक घटनाएं क्या, जो अभी पूरी दुनिया में या देश में जो राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, ये सामयिक राजनीतिक घटना जितने भी घटनाएं उनको सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग देता है। क्या देता है? ट्रेनिंग देता है। जितनी भी घटनाएं हो रही, जैसे मान लीजिए कि भैया महाराष्ट्र में सरकार गिरी, ठीक है, और केंद्र में इस पार्टी की सरकार बनी, वहां पर उस पार्टी की सरकार बनी, यहां पर उसकी गिरी, ऐसा। अमेरिका में भी वहां पे जो बाइडेन नए राष्ट्रपति बने। ये जो सामयिक जितनी भी राजनीतिक घटनाएं हो रही उनको सही तरीके से आंकना, आंकना मतलब तुलना करना का एक सही प्रशिक्षण देता है। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग के नाम से हमारे हमेशा क्या याद आता है कि हाँ भैया, जैसे ट्रेनिंग में क्या होगा, कुछ प्रैक्टिकल चीजें हो रही है। जैसे मान लीजिए मैं क्रिकेट में जा रहा हूँ, ट्रेनिंग तो मुझे खिला करके बताएंगे, ठीक है, पर वो खिलाने के लिए हमें थ्योरी जरूरी है। उसमें पढ़ाएंगे कि देखो LBW ऐसा होता है, यहाँ पे बॉल लगेगी वो LBW कहलाएगा, यहाँ पे लगेगी वो नहीं कहलाएगा। तो थ्योरी बहुत जरूरी। अब जब आप इस किताब में पूरी थ्योरी को पढ़ोगे ना कि ये चीज होती है तो गलत है और ये चीज होती है तो सही है, जब आप ये पढ़ लोगे ना तो आपकी ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएगा, दिमाग तैयार हो जाएगा और आप समझ जाओगे कि जो अब भी सरकार काम कर रही है वो सही कर रही है और जो अब भी सरकार काम कर रही है वो गलत कर रही है। समय के जो राजनीतिक घटनाएं हैं उनको सही तरीके से आप आंक पाएंगे, उनकी सही रूप से तुलना कर पाएंगे। तो ये किताब आपको थ्योरी से लेकर के ट्रेनिंग तक आपको ले जाने वाली किताब कौन सी? पॉलिटिकल थ्योरी है। ये भी बच्चा सोच रहा है, पर अब आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है और राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। अब देखिए, राजनीतिक सिद्धांत ये जितने भी प्रश्न हमने पढ़े उनकी पड़ताल करता है। पड़ताल का मतलब जांच पड़ताल करता है, सही है, गलत है, क्या नहीं है, इन सब की जांच पड़ताल करता है। और राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले, ठीक है, राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने का मतलब क्या? राजनीतिक जीवन में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनको आगे बढ़ाने वाले जो विचार है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, न्याय के लिए जिसमें मैंने ये दिखाया, जैसे जो मूल्य है उनको सुव्यवस्थित, व्यवस्थित मतलब बिल्कुल सही तरीके से, और सु मतलब वेल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। मतलब हम स्वतंत्रता, हमें हवा में बात नहीं करनी, हम समानता हवा में बात नहीं कर सकते, हम न्याय हवा में बात नहीं कर सकते, हम एक सुव्यवस्थित तरीके से, पूरा सही तरीके से, पूरा मैनेज करके बोलेंगे कि हाँ ये चीज ऐसा है, ये ऐसा है, इसलिए इसको हम लोग न्याय कह रहे हैं और इसको इसलिए हम समानता कह रहे हैं। मतलब आपके विचारों को है ना, जो आपका विचारों का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा इस किताब को पढ़ने के बाद। यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषा को स्पष्ट करता है। अतीत, जो पुराने समय में जो हमारे कुछ राजनीतिक चिंतक रहे, जैसा कि मैंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, अरस्तु, कौटिल्य, चाणक्य, इन सबके जो विचार है उन विचारों को केंद्र में रखकर करके उन्होंने क्या बोला था, उनके क्या विचार थे, उन सबके विचारों को, उनकी अवधारणाओं को बीच में रखकर, केंद्र में रखकर के आज की मौजूदा परिभाषा हमें बताता है कि ये अब सही है। ये समानता इसलिए कह रहा है क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा था। उन सबका एक कंक्लूजन निकाल करके एक हमें सही डेफिनेशन देते हैं। ये विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन या सरकारी कार्यालय जैसे दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता, समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है। अब विद्यालय में
किसी दुकान, किसी बस, किसी ट्रेन में, किसी कार्यालय में, दैनिक जीवन में कोई भी संस्था वहां पे स्वतंत्रता है या नहीं है, समानता है या नहीं है, तो इसका जो विस्तार की वास्तविकता की परख करके बताता है कि हाँ भैया वहां पर स्वतंत्रता है और यहां पर नहीं है। और आगे जाकर ये देखता है कि वर्तमान परिभाषा कितनी उपयुक्त है और कैसे वर्तमान संस्थाओं, सरकार, नौकरशाही और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। ठीक है, और आगे जाकर के समय के साथ ये भी देखता है कि जो अब वर्तमान में जो परिभाषा है वो कितनी सही है, किस लेवल तक सही है, और जो संस्था है, सरकार, नौकरशाही, ये और उनकी नीतियां कितनी अनुपालन लायक है, कितनी सही, और उनको हम कितना ज्यादा लोकतांत्रिक बना सकते हैं, कितना बेहतर बना सकते हैं। ओके, तो आज के लिए हमारा इतना ही। आपको कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बताइएगा कि आज का लेक्चर कैसा रहा, कैसा धमाकेदार रहा पॉलिटिकल थ्योरी के सफर में आप मेरे साथ आगे तक बने रहोगे या नहीं बने रहोगे, ये भी बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।